नमस्कार दोस्तों, डी.आर. वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत नए पाठ लेकर आए हैं जिसका नाम है संगम काल, जो प्राचीन इतिहास का अंतिम पाठ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। संगम काल। संगम संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मिलन। यह मिलन दक्षिण के 3 राज्यों चोल, चेर और पांड्य के विद्वानों और कवियों का मिलन था। यह मिलन 3 बार पांड्य राज्य की राजधानी मदुरा में हुआ। इसी समय तमिल भाषा में संगम साहित्यों की रचना की गई। इन्हीं साहित्यों के आधार पर जिस संस्कृति का निर्माण हुआ उसे संगम संस्कृति कहा गया। संगमकालीन 3 राज्यों में सबसे प्राचीन उल्लेख पांड्य राज्य का मिलता है। मेगास्थनीज इसका उल्लेख करते हुए लिखता है कि यहाँ महिलाओं का शासन था। पांड्य राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। इरैनार अगप्पोल्लुर में भाष्य की भूमिका में तीनों संगमों का वर्णन है। इसके अनुसार तीनों संगम 9,990 वर्ष तक चले और इन्हें 197 पांड्य राजाओं का संरक्षण मिला। यानी यह जो संगम काल था यह 9,990 वर्ष तक चला और इसमें 197 पांड्य के जो राजा थे उनका संरक्षण मिला। तो प्रथम संगम काल जहाँ हुआ था वह स्थान है मदुरा और उसका समय था 440, यानी जो वर्ष 4,400 वर्ष तक यह रहा। इसमें 89 पांड्य राजाओं का संरक्षण मिला और इसके अध्यक्ष जो थे वह अगस्त्य ऋषि थे और ग्रंथ जो इसमें लिखा गया था वह उपलब्ध नहीं है। द्वितीय संगम काल का जो समय है वह स्थान है कपाटपुरम, जिसको अल्वे भी कहते हैं, और 3,700 वर्ष तक यह रहा। इसके अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि। इनके बाद तोलकप्पियन, इसमें 59 पांड्य राजाओं का संरक्षण मिला। इसमें ग्रंथ लिखा गया था तोलकप्पियम और इसके जो तोलकप्पियम के लेखक हैं उनका नाम है तोलकप्पियर। स्थान तो उत्तरी मदुरै में यह स्थान था जहाँ द्वितीय संगम हुआ था। इसके अध्यक्ष थे नक्कीरा और संरक्षण 49 पांड्य राजाओं द्वारा संरक्षण मिला। संगम साहित्य दक्षिण भारत में का क्रमबद्ध इतिहास में जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहते हैं। ये साहित्य तमिल भाषा में लिखे गए थे। तोलकप्पियम, इसके लेखक तोलकप्पियर थे। इसका विषय था तमिल व्याकरण। इसमें 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का वर्णन है। अगला जो है वह एत्तु तयोके या अष्टसंग्रह, यह तीसरे संगम काल का ग्रंथ है। इसमें 8 बड़ी बड़ी कविताओं का संग्रह है। अहनानुर तथा पुरनानुर इसी भाषा का भाग है। अगला जो साहित्य है उसका नाम है पत्तुपात, यह 10 गीत। यह संगम साहित्य का दूसरा ग्रंथ है। इसमें चेर राजाओं की कहानी है। इसका प्रसिद्ध भाग पत्तिनपाले है। अगला जो साहित्य है उसका नाम है पत्तिनपाले और इसके लेखक हैं रुद्रक कन्नार। इसी पुस्तक में चोल शासक कार्यकाल का उल्लेख किया गया है, जिसमें कावेरी नदी के तट पर पुहार या कावेरीपत्तनम नगर का निर्माण करवाया तथा उसने अपनी राजधानी बनाया। इसी में कार्यकाल द्वारा
रुद्रक कन्नार को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं दिए जाने का उल्लेख है। अगला जो साहित्य है इसका नाम है पद्ने केल कड़क्कू। यह तीसरे संगम का तीसरा ग्रंथ है। इसमें 18 सदाचारपरक गीत हैं। इसका पहला भाग नलदियर तथा 11वां भाग कुरल है। अगला जो साहित्य है इसका नाम है नलदियर। इसमें सदाचार संबंधी कविताएं हैं, जैसे मूर्खों से मिलने की अपेक्षा उससे घृणा करनी चाहिए, यह अच्छी है। अधिक प्रशंसा तथा रोग से मृत्यु अच्छी है। अगला जो ग्रंथ है उसका नाम है कुरल। इसकी रचना तिरुवल्लुवर है। अपने मित्र इलल, जो श्रीलंका का शासक था, के पुत्र को शिक्षित करने के लिए इस ग्रंथ की रचना की थी। कुरल को तमिल साहित्य का बाइबिल या पंचम वेद कहा जाता है। यानी अगर पूछ ले पंचम वेद किसको कहा जाता है तो कुरल साहित्य को पंचम वेद कहा जाता है। संगमकालीन महाकाव्य। तो संगमकालीन महाकाव्य जैसे पहला है शिलापादिकारम। इसमें नूपुर की कहानी का उल्लेख है। इसके लेखक हैं इलांगो आदिगर्ग। इसके लेखक हैं शिलापादिकारम के। तो शिलापादिकारम एक जैन ग्रंथ है। इस ग्रंथ को तमिल साहित्य का इलियड कहा जाता है। इस कहानी का नायक कोवलन है, जो एक व्यापारी है और कावेरी पत्तनम में व्यापार करता था। उसका विवाह एक व्यापारी की पुत्री कड़गी से होता है, जो महाकाव्य की नायिका है। कोवलन बाद में एक वेश्या माधवी से प्रेम करता है और निर्धन हो जाता है। अंततः कोवलन और कड़गी कावेरी पत्तनम छोड़कर मदुरा आ जाते हैं। कड़गी अपने पैर का एक पायल कोवलन को बेचने के लिए देती है, परंतु राज्य के सिपाही उसे चोर समझकर उसे पकड़ ले जाते हैं और वहाँ का राजा नेडुजेलियन उसे मृत्यु दंड दे देता है। परंतु कड़गी द्वारा अपने पति को निर्दोष सिद्ध किए जाने के बाद नेडुजेलियन की सिंहासन पर ही मृत्यु हो जाती है। अगला जो महाकाव्य है इसका नाम है मणिमेखले। मणिमेखले का अर्थ होता है मणियों युक्त कंगन। इसके लेखक जो हैं वह हैं शीतले सतनार। यह एक बौद्ध ग्रंथ है। इसे तमिल साहित्य का ओडिसी कहा जाता है। इसकी कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ से शिलापादिकारम की कहानी समाप्त होती है। इसकी नायिका मणिमेखले कोवलन और माधवी की संतान है, जिसे पांड्य राजकुमार मणियों से युक्त कंगन पहनाया और विवाह का प्रस्ताव रखा, किंतु काफी उतार चढ़ाव के बाद मणिमेखले बहुत बिछड़ी बन गई। अगला जो महाकाव्य है इसका नाम है जीवक चिंतामणि और इसके लेखक हैं तिरुवक्कदेवर। इस कहानी का नायक जीवक था, जो एक राजा था जिसे जनता व अन्य लोग खुश थे, जिससे जनता व अन्य लोग खुश थे। साम्राज्य में सुख चैन का वातावरण था। किंतु एक दिन जीवक घर छोड़कर जैन भिक्षु बन गया। संगमकालीन राजनैतिक इतिहास। तो पहला है चोल वंश। यह दक्षिण भारत के तीनों राज्यों चोल, चेर और पांड्य में सबसे अधिक शक्तिशाली था। प्रारंभिक राजधानी इसकी थी जो उत्तरी मल्लूर तथा उदयपुर, और प्रारंभिक राजधानी उत्तरी मल्लूर तथा उदयपुर थी। बाद की कावेरी पत्तनम या पुहार। इसका राज चिन्ह जो था वह बाघ या चीता था। उर्वप हरे इल जेत चिन्ह। यह पहला ऐतिहासिक चोल शासक था। युद्ध में अपने सुंदर रथों के लिए इसे जाना जाता था। दूसरा जो शासक है इलारा।
यह पहला शासक था जिसने श्रीलंका विजय की। अगला जो शासक है वह कार्यकाल है। यह चोल राजाओं में सबसे महत्वपूर्ण राजा था। कार्यकाल का अर्थ होता है जले हुए पांव वाला। दक्षिण के दो युद्धों में विजय ने इसकी ख्याति दूर दूर तक फैला दिया था। बेड़ का युद्ध। इस युद्ध में उसने पांडचेर सहित 11 राजाओं को पराजित किया। इस युद्ध में चेर शासक पेरुंजेलर ने पराजय के बाद आत्महत्या कर ली। बहेपरनलई का युद्ध। इस युद्ध में इसने 9 छोटे छोटे राजाओं को पराजित किया। शिलापादिकारम से पता चलता है कि इसने हिमालय तक विजय की थी। श्रीलंका विजय। तो कार्यकाल दूसरा शासक है जिसने श्रीलंका को विजित किया और वहां से 12,000 गुलामों को लाकर कावेरी नदी के तट तक पुहार पर था कावेरी पत्तनम नामक नगर बसाया और इस नगर को अपनी राजधानी बनाया तथा कावेरी नदी के तट पर सिंचाई के लिए एक बांध बनवाया। इसने जंगली भूमि को भी कृषि योग्य बनवाया तथा अनेक तालाब खुदवाए। इसने पत्तनपाले के लेखक रुद्रक कन्नार को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की। पेरुनकिल्ली। यह चोल वंश का पहला शासक है जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था। अगर पूछ ले चोल वंश का पहला शासक कौन है जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था, तो पेरुनकिल्ली। अगला जो शासक है सेनगणान। इसके बारे में एक कहावत प्रचलित था कि यह पूर्व जन्म में मकड़ा था। दक्षिण भारत में अधिकांश शैव मंदिर बनवाने का श्रेय इसी को जाता है। चेर राजवंश। आधुनिक केरल प्रांत में पड़ता है चेर राजवंश। इसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वह बांजिया कारियोर थी और बाद में इसकी राजधानी तोंडी बनी। इसका राज चिन्ह था धनुष। इसका पहला जो शासक था उदयनजेरल। यह प्रथम चेर शासक था। इसके बारे में एक कहावत प्रचलित है कि इसने कुरुक्षेत्र में युद्ध करने वाले राजाओं को भोजन कराया था, इसीलिए इसे महाभोजन उदयनजेरल कहा गया है। अगला जो शासक है इसका नाम है नेदुनजेरल आदन। इसकी उपाधि थी अधिराज्य। इसने भी हिमालय तक विजय की थी। इसका चोल शासक उर्बपहरे इलिजेत चिन्ह से युद्ध हुआ और दोनों मारे गए तथा दोनों की रानियां सती हो गई। अगला जो शासक है कुट्टवन। इसकी उपाधि थी अधिराज्य। इसने कोंगो के युद्ध में सफलता हासिल कर चेर राज्य को पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्र तक विजित किया। अगला जो शासक है इसका नाम है सेनगुट्टवन। इसको लाल चेर भला चेर भी कहते हैं। इसकी उपाधि थी अधिराज्य। इसने बलपुरम के युद्ध में 9 चोल शासकों को पराजित किया तथा उत्तर दिशा में चढ़ाई कर गंगा नदी को पार किया, इसलिए इसे समुद्र को पीछे हटाने की उपाधि दी गई। इसी के समय कड़गी देवी को मानकर उसकी पूजा करना प्रारंभ शुरू हुआ। अतः सेनगुट्टवन को पत्तन पूजा या पत्नी पूजा शुरू करवाने का श्रेय दिया जाता है। अगला जो शासक है पेरुनजेरल। यह चोल शासक कार्यकाल का समकालीन था। इसके सामंत आदि गैमान ने दक्षिण भारत में गन्ने की खेती को प्रारंभ करवाया। अगला जो वंश है पांड्य राजवंश। यह आधुनिक समय में तमिलनाडु में पड़ता है। इसकी प्रारंभिक जो राजधानी थी कोरकई थी और बाद की राजधानी मदुरा बनी और इसका राज चिन्ह जो था वह मछली है। इसके जो शासक हैं पहले शासक नेडियोन है। यह पांड्य वंश का पहला शासक था। नेडियोन का अर्थ
लंबे कद वाला होता है। इसी ने दक्षिण भारत में समुद्र पूजा को प्रारंभ करवाया था। अगला जो शासक है पल सालई मुदकुडमी, यह पांड्य वंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक था। पल सालई का अर्थ है अनेक यज्ञशालाएं बनवाने वाला। अगला जो शासक है नेडुजेरियन, यह इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसने तलैयालागनम के युद्ध में चोल तथा चेर शासकों सहित पान्य अन्य मित्र सामंतों को पराजित किया और तलैयालागनम की उपाधि धारण की। इसके दरबार में प्रसिद्ध विद्वान नक्कीरर रहते थे। इसने कोवलन को मृत्यु दंड दिया था और बाद में कड़गी द्वारा अपने पति कोवलन को निर्दोष सिद्ध करने पर इसकी सिंहासन पर ही मृत्यु हो गई थी। संगमकालीन शासन व्यवस्था। तो संगम काल में वंशानुगत राजतंत्र का प्रचलन था। राजा के पास असीमित शक्तियां होती थीं। इस प्रकार वह सिद्धांत रूप में निरंकुश था। राजा की उपाधि को मन्नम, मेदंत और अधिराज्य थी। पुरनानुर में चक्रवर्ती सम्राटों की चर्चा की गई है। राजा की दो सभा होती थी, पहला है नालवे, दूसरा है मन्नरम। तो नालवे में वह अपने प्रजा की शिकायतों तथा कष्टों को सुनता था और मन्नरम यह राजा की सर्वोच्च न्यायालय थी। राजा की सहायता के लिए अधिकारियों का एक वर्ग था जिसे मंत्रिपरिषद कहा जाता था, जिसमें अम्मयचार यानी अमात्य या मंत्री, पुरोहितार यानी पुरोहित, सेनापतियार यानी सेनापति, दूतार यानी दूत मंडल और रार यानी गुप्तचर रहते थे। प्रशासनिक विभाजन। तो इनका जो प्रशासनिक विभाजन हुआ था वह राज्य में हुआ था। पहला राज्य को मंडलम कहते हैं, जिसे प्रांत भी कहते हैं। मंडलम का विभाजन बलनाड में हुआ था, इसी को कोट्टम कहते हैं। बलनाड का जो विभाजन था इस नाड में हुआ था, जिसे जिला कहते हैं। नाड का विभाजन कुर्रम में हुआ था, जिसे तहसील कहते हैं। और कुर्रम का विभाजन उर में हुआ था, जिसे ग्राम कहते हैं। राजस्व प्रशासन। तो राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व था, जिसे कुडमय या इरय कहा जाता था, जो कुरल उत्पादन का 1/6 भाग वसूला जाता था। संगम काल में भूमि मापन की इकाई माँ अथवा बेल थी। राज्य की आय का दूसरा साधन चुंगी कर था। इसे उल्गू या चुंगम कहा जाता था। सैन्य प्रशासन। तो सैन्य प्रशासन कैसा था? उत्तर भारत की तरह दक्षिण भारत में भी चतुरंगड़ी सेना, जिसमें पैदल, अश्व, गज और रथ सेना शामिल थी, लेकिन बाद में रथों का उल्लेख नहीं मिलता। दक्षिण भारत में मृत सैनिकों के सम्मान में पाषाण स्मारक बनाए जाते थे, जिसे वीरगल या वीरकल कहा जाता था। सेनापति एनाड की उपाधि धारण करते थे। सेना में ऐसे लोगों को भी शामिल किया जाता था जिसकी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं थी, किंतु वे अपनी शक्ति के बल पर सेना में भर्ती हो जाते थे। जैसे मरवा नामक जनजाति सेना में थी, किंतु वह डाका डालती थी। संगमकालीन सामाजिक जीवन। तो उत्तर भारत की तरह दक्षिण भारत में 4 वर्ण तो नहीं थे, लेकिन 4 वर्ग थे। पहला वर्ग था सुड्डुम वर्ग। ये ब्राह्मणों और बुद्धिजीवियों का वर्ग था, जो राजा को सलाह देता था। दूसरा जो वर्ग था अरसर वर्ग था। यह शासक चोल योद्धा वर्ग था। इसी में मरवा नामक जनजाति भी शामिल थी, जो डाका डालती थी।
अगला जो वर्ग है वेनिगर वर्ग, यह व्यापारी वर्ग था। इसमें ऐसे व्यापारी शामिल थे जो निम्न कार्य करते थे, जैसे पुलयन जो होते थे वह रस्सी व चारपाई बनाने वाले होते थे। एनियर या शिकारी वर्ग था। परदवार या मछुआरा वर्ग था। बिल्लाल वर्ग, ये किसान थे। इनके दो प्रकार थे, बिल्लालर, ये संपन्न किसान थे। इनके प्रमुख को बेलर कहा जाता था। और दूसरा जो है कडेसियर, ये कृषक मजदूर थे। दास प्रथा, तो संगम काल में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। स्त्रियों की दशा, संगम काल में स्त्रियों की दशा अच्छी थी। इस समय बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दास प्रथा प्रचलन में नहीं था, जबकि सती प्रथा, दहेज प्रथा व विधवा पुनर्विवाह प्रचलन में था। लड़कियों के लिए विवाह की उम्र 12 वर्ष तथा लड़कों के लिए विवाह की उम्र 18 वर्ष थी। इस काल में प्रेम विवाह भी होता था, जिसे पंचतिड़े या गंधर्व विवाह कहा जाता था। समाज में कुछ विदुषी महिलाएं भी थीं, जैसे ओबेयर तथा नच्चेलियर। गणिकाओं को इस काल में परतियर कहा गया है। संगमकालीन आर्थिक जीवन, तो दक्षिण भारत की भूमि अधिक उपजाऊ थी, अतः अनाज की अच्छी पैदावार होती थी। कावेरी नदी के डेल्टा वाला प्रदेश इतना उर्वर था कि इसके बारे में एक कहावत प्रचलित थी कि जितनी भूमि पर एक हाथी बैठने में घेरती है, उतने में 7 व्यक्तियों के खाने के लिए अनाज का उत्पादन किया जा सकता था। चेर राज्य कटहल, काली मिर्च, भैंस तथा हल्दी के लिए प्रसिद्ध था। संगम काल में मुख्य रूप से धान, रागी, गन्ना आदि की खेती की जाती थी। संगम काल में कृषि कार्य में महिलाएं भी भाग लेती थीं। इस समय यहाँ 5 वर्ग की भूमि थी, जिसे पहला है मर्दम भूमि, यह सबसे अधिक उपजाऊ भूमि होती थी, जिसे मर्दम भूमि कहा गया है। दूसरा है क्रुंच भूमि, यह मर्दम से कम उपजाऊ भूमि थी। तीसरा है मुल्लय भूमि, यह जंगली भूमि थी, यहाँ पशुपालक रहते थे। और चौथा है नेथल भूमि, यह समुद्र तटीय भूमि थी, यहाँ से नमक और मछली का उत्पादन किया जाता था। और पांचवा है पालय, यह रेगिस्तानी भूमि थी, यहाँ के लोग लूटपाट एवं चोरी करते थे। संगम कालीन उद्योग धंधे, तो पहला है वस्त्र उद्योग, यह संगम कालीन सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था। इस काल में मदुरा उरैयूर वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। अर्कामेड़ु से मलमल वस्त्रों का निर्यात किया जाता था। मसाला उद्योग, तो चेर राज हल्दी, काली मिर्च के लिए प्रसिद्ध था। धातु उद्योग, इस काल में लोहा, सोना का अधिक उत्पादन होता था। हाथी दांत उद्योग, वारंगल का क्षेत्र हाथी दांत के लिए प्रसिद्ध था। हाथी दांत से बनी वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध था। मदिरा उद्योग, तो संगमवासी जो थे वह मदिरा पेय थे तथा चावल और गन्ने से वह लोग मदिरा बनाते थे। नमक उद्योग, तटवर्ती समुद्री क्षेत्रों से नमक का व्यापार किया जाता था। संगमकालीन व्यापार तथा वाणिज्य, इस काल में व्यापार बाह्य एवं आंतरिक दोनों होता था, जो कि एक उन्नतशील अवस्था में था। बाह्य व्यापार रोम, यूनान, मिस्र, चीन व श्रीलंका के साथ होता था। यूरोप में सर्वाधिक व्यापार रोम के साथ होता था, जिसका विवरण प्लिनी ने अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका में किया है। रोम के शासकों में सर्वाधिक व्यापार ऑगस्टस के समय में मिलता है। स्वतंत्रता के बाद अर्कामेड़ु
पांडिचेरी की खुदाई में ऑगस्टस के सिक्के, रोमन बस्ती, एक माल गोदाम, रोमन द्वीप के टुकड़े, रत्न तथा अनेक प्रांत मिले हुए हैं। मनके के ऊपर ऑगस्टस का चित्र भी है, जिसमें प्लिनी ने लिखा है कि उसके यहाँ का सारा धन विलासिता की वस्तुएं खरीदने में भारत चला जाता है, जिससे इसे 60 करोड़ सेस्टर्स की हानि होती थी। प्रमुख बंदरगाह तो पांड राज्य, पहला बंदरगाह था सालपुर, दूसरा है कोरकई जो कांची में था, जो कोरकई बंदरगाह था यह मोतियों के लिए विख्यात था। चेर राज्य, यह तोंडी मजलिस या मुसीरी वज्जी बंदर, वांजी बंदर। चेर राज्य में जो बंदरगाह थे उनका नाम था तोंडी, दूसरे का नाम मुजरिस, तीसरे का वांज और चौथे का बंदर। और चोल राज्य में जो बंदरगाह थे उसका नाम था पुहार, कावेरीपत्तनम और अर्कामेडू। भारत से विदेशों में निर्यात की जाने वाली वस्तुएं, यानी जो भारत से विदेश में जाती थी, जैसे गरम मसाला, हाथी दांत से बनी वस्तुएं, मोती, बहुमूल्य रत्न, नीलम, तोता, मयूर, बंदर और सूती वस्त्र, ये भारत से बाहर जाते थे। और जो भारत से आयात की जाने वाली वस्तुएं थी, जैसे सोना, चांदी, शीशा, मदिरा और घोड़ा। संगमकालीन धर्म तो उत्तर भारत के दो ऋषि आगस्त्य और कौंडिन्य थे। उत्तर भारत के दो ऋषि अगस्त्य तथा कौंडिन्य को उत्तर भारतीय धर्म को दक्षिण भारत में फैलाने का श्रेय दिया जाता है। मुरुगन, इनको सुब्रमण्यम देवता के नाम से भी जानते हैं। ये संगम काल के प्रमुख देवता थे। इनकी तुलना शिव के पुत्र कुमार या कार्तिकेय से की गई है। इनका प्रतीक मुर्गा था। आदिचनोर से हमें 100 कलश के साथ साथ कांसे का मुर्गन भी मिला है। इंद्र, पुहार के वार्षिक उत्सव में इसकी उपासना किए जाने का उल्लेख है। इंद्र का मंदिर वज्रकोट्टम था। शिव, दक्षिण भारत में इनका नाम वेंकटेश मिलता है। मणिमेखलय में कापालिक शैव सन्यासियों का प्रमुख केंद्र कर्नाटक में स्थित श्रीशैल नामक स्थान को बताया गया है। विष्णु, दक्षिण भारत में इन्हें तिरुमल नाम से जाना गया है। मरियम्मा देवी, ये संगम काल की देवी थी जो परशुराम की माँ थी। ये रुष्ट होने पर चेचक फैलाती थी, अतः इन्हें खुश करने के लिए बकरे की बलि दी जाती थी। इस काल में जैन व बौद्ध धर्म का भी प्रचार प्रसार दिखाई देता है। चोल वंश या विजयालय वंश, इसका जो संस्थापक था विजयालय था और इसका जो समय है 850 से 871 ईस्वी। वास्तविक संस्थापक जो था इसका राजराज प्रथम था। इसकी राजधानी जो थी वह उरैयूर थी। त्रिचनापल्ली जो तंजौर में पड़ता है, और बाद की राजधानी गंगैकोंडचोलपुरम थी। और इनका जो धर्म है वह शैव है। इनका राजकीय सिक्का जो था वह कांस और कलंज था, जो सोने का होता था। इसकी राजकीय भाषा जो थी वह संस्कृत और तमिल थी। तो इसका जो पहला शासक था विजयालय, जो कि 850 से 871 ईस्वी तक रहा, यह पल्लवों का सामंत था। इसने पांड्य शासकों को तंजौर छीनकर उससे अपनी राजधानी बनाया तथा तंजौर में दुर्गावती देवी का मंदिर बनवाया। चोल राज्य में कृष्णा तुंगभद्रा से लेकर कुमारी अंतरीप तक का विस्तृत भूभाग शामिल था। आदित्य प्रथम, इनका समय 871 से 907 ईस्वी था।
इनकी जो उपाधि थी वह थी कोदंडराम। यह पल्लव शासक अपराजित का सामंत था, किंतु बाद में अपराजित की हत्या करके तोल मंडलम पर अधिकार कर लिया। इसने पांड्य शासकों से कोंगू का प्रदेश छीन लिया और कावेरी नदी के दोनों तटों पर शिव मंदिर बनवाया और कन्नूर में बाल सुब्रमण्यम मंदिर बनवाया। अगला जो शासक है परांतक प्रथम। इसका जो समय था 907 से 955 ईस्वी था। इसकी उपाधि जो थी मदरे कोंड थी, संग्राम राघव थी। इसने पांड्य एवं सिंघल यानी श्रीलंका संयुक्त सेनाओं को बेल्लूर के युद्ध में पराजित किया और मदुरा पर अधिकार कर लिया, परंतु 949 ईस्वी में तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने इसे पराजित किया और तोड़मंडलम पर अधिकार कर लिया। चोल शासकों में सर्वप्रथम परांतक प्रथम ने ही नहरें बनवाई। इसने ही हिरण्यगर्भ यज्ञ तथा तुलाभार दान यज्ञ प्रारंभ करवाया। चोलकालीन ग्राम सभा पर प्रकाश डालने वाला उत्तरमेरूर अभिलेख इसी काल का है। परांतक द्वितीय इनका समय है 957 से 973 ईस्वी। इसने राष्ट्रकूटों से तोंड मंडलम जीत लिया था। अगला जो शासक है उत्तम चोल। इनका समय है 973 से 985 ईस्वी। इसने चोल वंश में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्का चलाने वाला शासक उत्तम चोल था। यानी उत्तम चोल ने ही सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्का चलाया था। राजराज प्रथम। इनका समय 985 से 1015 ईस्वी था। इनका मूल नाम था अरिमोल वर्मन और इनकी उपाधि जो थी कांदलूर सालेकट मारुत। केरल विजय के बाद इन्होंने यह धारण की थी। चोल नारायण। अगली उपाधि चोल नारायण, जो कि मंसूर के गंगों की विजय के बाद इन्होंने धारण की थी। और मामुंड चोल देव जगन्नाथ लंकेश्वर राज, इन्होंने यह श्रीलंका विजय के बाद धारण की थी। शिवपाद शेखर, यह शिव के चरणों का भक्त होने के कारण उपाधि धारण की थी। और जो अगली उपाधि है चोल मार्तंड, जिसका यश सूर्य की भांति था, यानी इसकी जो यश थी वह सूर्य की तरह थी, इसीलिए वह एक उपाधि चोल मार्तंड धारण किया था। राजराज ने केरल नरेश चेर शासक भास्कर वर्मन को कांदलूर के युद्ध में पराजित किया। चोल शासकों में सर्वप्रथम राजराज प्रथम ने ही श्रीलंका पर आक्रमण करके वहां के राजा महेंद्र पंचम को पराजित किया तथा उसकी राजधानी उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया। राजराज ने उत्तरी श्रीलंका को एक नया नाम मामुंड चोल मंडलम दिया तथा इसकी राजधानी पोलोनुरुआ घोषित किया तथा बाद में पोलोनुरुआ को उसने एक नया नाम जगन्नाथ मंडलम दिया और यहीं पर उसने एक शिव मंदिर बनवाया। राजराज प्रथम ने ही सर्वप्रथम 1000 ईस्वी के आसपास अपने समस्त कृषि योग्य भूमि का माप करवाया तथा जमीन के किस्म के आधार पर भू राजस्व लिया। राजराज प्रथम ने स्वर्ण रजत ताम्र के सिक्के चलवाए। इसके सिक्कों पर मुरलीधर कृष्ण का अंकन मिलता है। इसने तंजौर में भगवान शिव के प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। यह प्रश्न पूछा जाता है कि राजराज का मंदिर बृहदेश्वर का मंदिर किसने बनवाया या राजराजेश्वर का मंदिर किसने बनवाया, तो इसका उत्तर हो जाएगा राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ने ही दक्षिण पूर्वी एशिया के श्री विजय यानी जावा और सुमात्रा के शैलेंद्र वंशी शासक श्रीमान विजयोत्तुंग वर्मन को नागपत्तनम के निकट चूड़ामणि बौद्ध विहार बनवाने की अनुमति प्रदान किया।
राजराज प्रथम ने सर्वप्रथम लक्षद्वीप तथा मालदीव पर अधिकार कर लिया था। राजराज प्रथम ने ही सर्वप्रथम चीन में एक दूतमंडल भेजा। राजेंद्र प्रथम, इनका समय 1015 से 1044 ईस्वी है और इनकी जो उपाधि थी गंगईकोंड, कड़ारकोंड, पंडित चोल और युद्धमल। राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम की हत्या करके श्रीलंका पर अधिकार कर लिया और इसकी जानकारी हमें करंदे ताम्रपत्र से मिलती है। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया और गंगा जल अपने राज्य में लाया। कहा जाता है कि इसके समय गंगाधर चोल झील में बदल गई। गंगाधारी चोल झील में बदल गई। इस जीत की खुशी में इसने कावेरी नदी के तट पर गंगईकोंड चोलपुरम नामक नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोलपुरम में चोलमंडलम नामक 16 मील लंबा तालाब बनवाया। राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण पूर्व एशिया के श्रीविजय, जावा और सुमात्रा के शासक संग्राम विजयोत्तुंग बर्मन को पराजित किया। राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोलपुरम में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इसने अंडमान निकोबार सहित दक्षिण पूर्व एशिया के 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया। इसने चीन में 2 बार अपना दूतमंडल भेजा। राजेंद्र प्रथम के सिक्कों पर चोलों का राज चिन्ह बाघ, चेरों का राज चिन्ह धनुष तथा पांड्यों का राज चिन्ह मछली का अंकन मिलता है। अगले जो शासक हैं उनका नाम है राजाधिराज प्रथम और इनका समय है 1044 से 1055 ईस्वी तक और इनकी जो उपाधि है वीर राजेंद्र। तो 1054 में राजाधिराज का चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम से कोप्पम का युद्ध हुआ जिसमें यह मारा गया। बाद में इसके भाई राजेंद्र द्वितीय ने सोमेश्वर प्रथम को पराजित किया। यह चोल वंश का पहला शासक है जिसकी मृत्यु युद्ध भूमि में हुई। यह चोल शासकों में एकमात्र शासक है जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था। अगला जो शासक है राजेंद्र द्वितीय, इनका समय है 1055 से 1064 ईस्वी तक। यह चोल वंश का पहला शासक है जिसका राज्याभिषेक युद्धभूमि में हुआ था। अगला शासक है वीर राजेंद्र, इनका समय है 1064 से 1070 ईस्वी तक। इनकी जो उपाधि थी वह राजकेसरी उपाधि थी। इसने चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम को 5 बार युद्ध में पराजित किया। अतः निराश होकर सोमेश्वर प्रथम तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर लिया। वीर राजेंद्र ने चालुक्य शासक सोमेश्वर द्वितीय के भाई विक्रमादित्य खष्ट से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। विक्रमांकचरित के लेखक बिल्हड़ तथा मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य खष्ट के दरबार में रहते थे। अधिराजेंद्र 1070 ईस्वी। इसके काल में एक जन विद्रोह हुआ जिसमें यह मारा गया। यह विजयालय द्वारा स्थापित चोल वंश का अंतिम शासक था। इसने प्रसिद्ध वैष्णव संत रामानुजाचार्य को दंडित किया तथा इन्हें राज्य से निष्कासित कर दिया। अगला जो वंश है उसका नाम है चालुक्य चोल वंश। इसका जो संस्थापक है वह है कुलोत्तुंग प्रथम और इनका समय है 1070 से 1120 तक। कुलोत्तुंग प्रथम के द्वारा स्थापित वंश को चोल वंश कहा जाता है क्योंकि इसकी माँ राजेंद्र चोल की पुत्री थी जिसका विवाह बेंगी के चालुक्य शासक राजराज से हुआ था। यह पहला चोल शासक है जिसने राज्य में लगने वाले चुंगी कर को समाप्त कर दिया था जिसकी वजह से इसे
शुंग मथा तीर्थ यानी करों को हटाने वाला की उपाधि धारण की। 1077 ईस्वी में इसने 72 व्यक्तियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा। इसने भी अपने साम्राज्य की समस्त भूमि की पैमाइश करवाई। इसने श्रीलंका के शासक विशंबा को स्वतंत्रता प्राप्त की तथा इसके पुत्र वीरप्पे रूमाल से अपनी पुत्री का विवाह किया। अगला जो शासक है इसका नाम है विक्रम चोल। इसका समय है 1120 से 1135 ईस्वी। इसकी उपाधि थी त्याग समुद्र और धर्म जो था वैष्णव था। इसने चिदम्बरम में स्थित नटराज मंदिर का पुनरुद्धार करवाया। इसी के शासनकाल में रामानुजाचार्य वापस चोल राज्य में आए। अगला जो शासक है कुलोत्तुंग द्वितीय। इनका समय 1135 से 1125 1135 ईस्वी। इसने चिदम्बरम के प्रांगण से गोविंद राज की प्रतिमा को समुद्र में फेंकवा दिया और इसे समुद्र से रामानुजाचार्य, तिरुपति राय और बाद में विजयनगर के शासक राम राय ने इसे चिदम्बरम में स्थापित करवाया। कुलोत्तुंग द्वितीय ने तमिल साहित्य को प्रोत्साहन दिया और विद्वानों का संरक्षण दिया। कुलोत्तुंग सोनन उला के लेखक ओट्टुकुट्ट तथा पेरीपुराणम के लेखक सेक्किलार इसी के दरबार में रहते थे। तमिल साहित्य के त्रिरत्न। तो तमिल साहित्य के जो त्रिरत्न हैं वह हैं कंबन, पुल्लेदिन और ओट्टकुट्टम। कन्नड़ साहित्य के जो त्रिरत्न हैं वह हैं पम्म, पोन्न और रन्न। राजराज द्वितीय। इनका समय 1150 से 1175 ईस्वी। इसी के शासनकाल में ऐरावतेश्वर का मंदिर बना। इसके बाद क्रमशः राजाधिराज द्वितीय और कुलोत्तुंग तृतीय गद्दी पर बैठा। चोल प्रशासन। तो जो चोलकालीन प्रशासन प्रणाली थी वह राजतंत्रात्मक थी। राजा अपने जीवन काल में ही अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर देता था। प्रशासनिक विभाजन। तो जो प्रशासनिक विभाजन हुआ करता था वह था मंडलम। मंडलम को प्रांत कहते हैं। मंडलम का विभाजन जो हुआ था वह बलनाड में हुआ था जिसे कोट्टम कहते थे। इसमें कमिश्नरी या मंडल थे। बलनाड का विभाजन नाड में हुआ था जिसे जिला कहते हैं। नाड का विभाजन कुर्रम में हुआ था जिसे तहसील कहते हैं और कुर्रम का विभाजन ग्राम में हुआ था। कुर्रम का विभाजन उर में हुआ था जिसे ग्राम कहते हैं। चोल प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था उनका ग्राम प्रशासन था। अधिकतर यह प्रश्न पूछा जाता है कि चोल काल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी। तो ग्राम प्रशासन उनकी प्रमुख विशेषता थी। अवलेखों में हमें 3 प्रकार की ग्रामीण संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। जैसे नंबर 1 उर। यह ग्राम के सर्वसाधारण लोगों की सभा थी। दूसरा है सभा या महासभा। यह वरिष्ठ ब्राह्मणों की संस्था थी। तीसरा है नगरम। यह नगरों में व्यापारिक समुदाय की प्रशासनिक सभा थी और इसके सदस्यों का चयन योग्यता के आधार पर किया जाता था। तो इस प्रकार से संगम काल का यह पाठ समाप्त होता हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।